हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है रानी बाई, बी ऑप्शन है कुंती बाई, सी ऑप्शन है शीलाबाई, डी ऑप्शन है भीमाबाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी को, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था, तो महू गांव में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ए ऑप्शन है लाभदायक, बी ऑप्शन है अनुकूल, सी ऑप्शन है हानिकारक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं। ए ऑप्शन है मदन की, बी ऑप्शन है खोखा की, सी ऑप्शन है लेखक की, डी ऑप्शन है सेन साहब की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो ये खोखा की बहनें थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। इसे आपको याद रखना है। और खोखा किसका लड़का था, तो सेन साहब का लड़का था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस ललक गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे हंस किसे कहा गया है, तो कासू को कहा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एक भी प्रश्न लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ए ऑप्शन है नीले रंग की, बी ऑप्शन है लाल रंग की, सी ऑप्शन है काले रंग की, डी ऑप्शन है उजले रंग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सेन साहब का मोटर कार कितने रुपया का था, तो 7,500 रुपया का था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ए ऑप्शन है गिरधर लाल को, बी ऑप्शन है खोखा को, सी ऑप्शन है मदन को, डी ऑप्शन है सैफ अली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गिरधर लाल कौन था? तो ये मदन के पिताजी थे, इसे आपको याद रखना है। और जो ये गिरधर लाल थे ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? ए ऑप्शन है माता के हाथों से, बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, सी ऑप्शन है खोखा के हाथों से, डी ऑप्शन है पिता के हाथों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से पीटता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लड़कियाँ क्या है कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है? ए ऑप्शन है भाई बहन को, बी ऑप्शन है चाचा चाची को, सी ऑप्शन है मामा मामी को, डी ऑप्शन है माता पिता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लड़कियाँ क्या है कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए ऑप्शन है हेकल को, बी ऑप्शन है हरकस को, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस को, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है मैक्स मूलर, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन हैं? तो मैक्स मूलर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर किस भाषा के विद्वान थे? तो जर्मनी भाषा के विद्वान थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एथेंस किस महादेश में है? ए ऑप्शन है यूरोप में, बी ऑप्शन है एशिया में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कितने महादेश हैं? तो महादेशों की संख्या 7 है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ए ऑप्शन है कुचिपुड़ी के, बी ऑप्शन है भारतनाट्यम के, सी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम के, डी ऑप्शन है कथक के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं, तो कथक के नर्तक हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था?
तो लखनऊ में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दारिस क्या है। ए ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ, बी ऑप्शन है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी ऑप्शन है एक देवता, डी ऑप्शन है चांदी का प्राचीनतम सिक्का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिस क्या है। तो दारिस सोने का प्राचीन कालीन एक सिक्का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नालंदा था ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी ऑप्शन है अनजान स्मृतियों को, सी ऑप्शन है स्व के बंधन को, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है बंदरिया, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है हाथी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सिकतक का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है साबुन, बी ऑप्शन है महावर, सी ऑप्शन है दर्पण, डी ऑप्शन है मोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिकतक का अर्थ क्या होता है। तो सिकतक का अर्थ मोम होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कामसूत्र किसकी रचना है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है पतंजलि की, सी ऑप्शन है वत्सायन की, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नख किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है पशुता का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो छोटी बेटी ने पूछा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ए ऑप्शन है जंगली जीवन में, बी ऑप्शन है शिक्षित जीवन में, सी ऑप्शन है अशिक्षित जीवन में, डी ऑप्शन है अविकसित जीवन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो जंगली जीवन में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि असुरों के पास नहीं थे। ए ऑप्शन है विद्याएं, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है युद्ध कौशल, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए ऑप्शन है महादेव को,
बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो भगवान इंद्र को किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है साक्षात्कार है, बी ऑप्शन है निबंध है, सी ऑप्शन है भाषण है, डी ऑप्शन है कहानी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि पाठ क्या है, तो ये निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हैं, तो गुणाकर मूले जी हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि, सी ऑप्शन है चित्रलिपि, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, यानी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है सरपाद की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है जीवानंद दास की, डी ऑप्शन है गुरु नानक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है गुणाकर मूले, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन हैं, तो गुणाकर मूले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। ए ऑप्शन है 8वीं सदी से, बी ऑप्शन है 6ठी सदी से, सी ऑप्शन है 9वीं सदी से, डी ऑप्शन है 4थी सदी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ए ऑप्शन है पूर्वी भारत से, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से, सी ऑप्शन है दक्षिणी भारत से, डी ऑप्शन है उत्तरी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। ए ऑप्शन है 1020 ईस्वी का, बी ऑप्शन है 1021 ईस्वी का, सी ऑप्शन है 1022 ईस्वी का, डी ऑप्शन है 1023 ईस्वी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेतमा दान पत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये इंदौर के पास स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है। ए ऑप्शन है मंत्र, बी ऑप्शन है सिद्धि योगी, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किसी देवनगरी की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन है प्रयाग को, बी ऑप्शन है काशी को, सी ऑप्शन है मथुरा को, डी ऑप्शन है उज्जैन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी देवनगरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनगरी की संज्ञा दी गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ललित शैली,
बी ऑप्शन है अभिनागर शैली, सी ऑप्शन है विभ्रांट शैली, डी ऑप्शन है नगर शैली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, तो नगर शैली कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अमोघ वर्धन कौन था। ए ऑप्शन है एक विद्वान, बी ऑप्शन है एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी ऑप्शन है एक कवि, डी ऑप्शन है एक राजवैद्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमोघ वर्धन कौन था, तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ए ऑप्शन है ईदगाह, बी ऑप्शन है ठेस, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है बहादुर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत लिखित कहानी है तो बहादुर कहानी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। ए ऑप्शन है माँ की, बी ऑप्शन है बहन की, सी ऑप्शन है भाई की, डी ऑप्शन है पिता की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो अपनी माँ की याद नहीं आती थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है।